क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस लॉ अमेंड होने वाला है? जी हाँ, हमारे यहाँ एक बिल पास किया गया है, सबकी बीमा सब रक्षा योजना। उसके अकॉर्डिंग 3 जो एक्ट्स हैं इंश्योरेंस के, LIC एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट और RDA एक्ट, सब चेंज होने वाले हैं। तो लेट्स सी कि ये हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह। क्लॉज 3AA के अकॉर्डिंग अब इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उसमें 100% फॉरेन ओनर्स हो सकते हैं। क्या मतलब है कि फॉरेन से 100% इन्वेस्टमेंट आ सकती है और वो ओन कर सकते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को 100%। तो पहले जो होता था वो प्राइवेट और फॉरेन का मर्जर होता था, पर अब जो है वो फॉरेन 100% ओन कर सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अब जो फॉरेन के ओनर्स होंगे वो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर दैन जो हमारी जो इंश्योरेंस ले रहे हैं हम लोग उनके इशू पे फोकस करने। एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर जो फॉरेन की कंपनीज ओन करेंगी इंश्योरेंस सेक्टर को, तो जो इंडिया के डिसीजंस हैं वो फॉरेन की कंपनीज ले सकती हैं। और एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो अकाउंटेबिलिटी किस पे ठहराई जाएगी, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग इशू। दूसरा इशू जो है वो है शेयर ट्रांसफ़र रूल। इसका क्या मतलब है कि जो इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स होते हैं वो शेयर जो अगर किसी कंपनी को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो पहले रूल था कि 1% शेयर भी अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है RDA उसको नोटिफाई करना होगा। पर अब रूल चेंज हो गया है कि 5% तक भी अगर शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है तो RDA को नोटिफाई नहीं करना होगा। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या, रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको काफ़ी सारे जो शेयर ट्रांसफर्स होंगे वो पता ही नहीं चलेंगे या फिर लेट में पता चलेंगे। एक और इशू जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटी RDA उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं इसमें कि आप कमीशन सेट कर सकते हो, पेनल्टी सेट कर सकते हो। जो कमीशन इंटरमीडिएट है उसको कितना मिलेगा और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कितना मिलेगा। तो और आप इंस्पेक्शन कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो बहुत सारे जो पावर्स हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को दे दिए गए हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि प्रोसीजर जो होगा वो ज़्यादा डिफाइन नहीं करा गया है इस एक्ट में। मे बी जो बाद में रेगुलेशन आएगा उसमें डिफाइन करा जाएगा। लॉ में प्रॉपर टाइमलाइंस नहीं मेंशन की गई हैं कि जितनी भी जो पावर्स हैं वो किस टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगी। एंड एक और प्रॉब्लम है कि उन्हें प्रॉपर अपील सिस्टम भी नहीं बताया गया है कि RDA जो डिसीजन लेगा उसका अपील कैसे करना होगा। देन जो री इंश्योरेंस क्लॉज है, इसका क्या मतलब है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको भी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले 5000 करोड़ चाहिए था कैपिटल जो री इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके लिए, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया, 1000 करोड़ कर दिया गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी वीकनेस आएगी तो कैपिटल कहाँ से आएगी, क्योंकि बैकअप कंपनी तो वही है तो उसके पास खुद ही कैपिटल नहीं होगी। तो इसमें कंज्यूमर जो है वो सफ़र करेगा। इस बिल में एक पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड भी है। तो ये फंड किस लिए है, ताकि पॉलिसी होल्डर्स मतलब कि जो हम लोग होंगे उनको एजुकेट और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें साफ साफ बताया नहीं गया है कि पैसे कैसे यूज़ होंगे जो उसके फंड के अंदर में है। तो ये जो फंड है वो सेंट्रल लॉ से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आ सकता है, एंड जो पेनल्टीज़ है उससे भी आ सकता है, और जो रेगुलेशन में बाद में बताएंगे उससे भी आ सकता है। तो इसका ऑडिट कौन करेगा और पॉलिसी होल्डर को एग्जैक्टली बेनिफिट कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है, जो हमारा कंज्यूमर हम लोग हैं, हमारा प्रोटेक्शन बहुत वीक है, क्योंकि बिल ज़्यादा बात करता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है और बिजनेस ग्रोथ कैसे होगी, इस सेक्टर का ग्रोथ कैसे होगा, पर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कैसे होगा। पर इसमें ज़्यादा ये बात नहीं गई है कि क्लेम कैसे सेटलमेंट होगा, उसका टाइम लिमिट क्या होगा, अगर क्लेम रिजेक्ट हो गया तो फिर उसका पेनल्टी क्या होगी। ये सब इस एक्ट में बात नहीं करी। और जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर में वो क्या है एग्जैक्टली, ये आगे के रूल्स और रेगुलेशंस पे छोड़ दिया गया है।